हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 22 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में काफी डिटेल में बातचीत की थी। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एमबी फाइल्स किसे कहते हैं। इनको रिएजेंट्स भी कहा जाता है। ये पहले लोग होते हैं जो किसी रिएक्शन में किसी के ऊपर अटैक करते हैं और इनको पहचानना बहुत जरूरी है अगर आप जो है ना रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझना चाहते हैं। तो मैं तीन चीज ही हमारा एजेंडा है इस लेक्चर में, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एमबी फाइल्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 22 कहेंगे इसे इलेक्ट्रोफाइल। बताया जा रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल अपने आप में दो वर्ड से बना है ना, इलेक्ट्रो और फाइल कम्स फ्रॉम फिलिक। इलेक्ट्रो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक, ठीक है, फिलिक वर्ड से है। अब फिलिक मींस लविंग, ठीक है, लविंग। तो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। तो एनी स्पीशी विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम हो, है ना, हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो कोई भी स्पीशी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करना चाहे, है ना, उस तक पहुंचना चाहे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब क्या कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी की? ठीक है, तो कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए क्या कंडीशंस होती हैं इसको भी समझते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए जो प्राइम कंडीशन है इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए, वो क्या है? पहला कि किसी भी चीज के पास या तो वेकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए या वेकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। वेकेंट p ऑर्बिटल का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है ना, जैसे सेकंड पीरियड के सदस्य और अगर उनका p ऑर्बिटल वेकेंट है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट कह सकते हैं। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या फिर वेकेंट d ऑर्बिटल हो। सारांश क्या है? आप इलेक्ट्रोफाइल, देखिए मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल एक दे सकता हूं कि आप भूखे कब कहे जाएंगे जब आप खा सकें, उसको एकोमोडेट कर सकें खाना को कहीं, ठीक है। या आप इलेक्ट्रोफाइल कब कहे जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन लेके उसे एकोमोडेट करें। कहां एकोमोडेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वेकेंट ऑर्बिटल या तो p हो चाहे d हो, दोनों में से कोई अगर एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो आप इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल को अगर सेकंड पीरियड का सदस्य है उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल, तो कहेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। किसी का भी अगर p ऑर्बिटल वेकेंट होगा तो हम कहेंगे उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और वेकेंट d ऑर्बिटल, कई बार वेकेंट ऑक्टेट होने, पूरा होने पे भी d ऑर्बिटल्स वेकेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा प्राइमरी कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है क्या? आइदर p ऑर्बिटल, that means incomplete octet, ठीक है, that means incomplete octet, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, सो आइदर p ऑर्बिटल और आइदर p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल should be vacant, ठीक है। तो कोई एक ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए, चाहे p चाहे d। और ऐसा इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल वेकेंट, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल should be capable of accommodating a pair of electron, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसको एकोमोडेट करने आना चाहिए। ठीक है, तब हम जाके उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कहा एनी स्पीशी विच लव्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड द प्राइम कंडीशन फॉर बीइंग इलेक्ट्रोफाइल इज दैट यू शुड आइदर हैव अ वेकेंट p ऑर्बिटल और शुड हैव अ वेकेंट d ऑर्बिटल। दैट मींस यू शुड हैव एनी स्पेस इन विच यू कैन एकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए।
तो हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल को आप बेसिकली है ना कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिवीजन कोई किताबों में नहीं मिलेगा, ये डिवीजन आप जनरल ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। ठीक है, ये कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर कहूं, ठीक है, इस पार्ट को मैं अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसे मिटाना चाहता हूं, ताकि ना हम लोग जो है अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल पढ़ सकें कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली आप 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में। आपको पहचानना आना चाहिए कि कब किस केस में चीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। ठीक है, तो मैं लिखे जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स के कई टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप क्या, मैं फर्स्ट टाइप यहां लिख रहा हूं। ठीक है, पहला टाइप का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, केस फर्स्ट। पहला केस है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनको आप देख के ही बता देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल है, उनका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट हो, यानी उनका वो वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा उनमें। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट में भी 2 केस है। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट में भी 2 केस है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए भूखे हैं, प्लस आपके सर पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो आप डबल भूखे हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल सबसे खतरनाक माने जाते हैं, सबसे तगड़े स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल उन्हें कहेंगे जिनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उनके सर पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए और चाहिए। तो दोनों चीजें मिलकर उनको बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल बना देती है। ठीक है, तो केस फर्स्ट, व्हेन ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ये सबसे खतरनाक होंगे। व्हेन ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट and they have positive charge on them. They have positive charge on them. ठीक है, तो ये आपका मेजर है। इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल इनको याद रखिएगा, जैसे Cl+। ठीक है, तो ऐसे क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, साथ साथ इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वैसा कुछ। ठीक है, कि आप जो है ना, एक तो आप ऐसे ही ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट है, आपको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और ऊपर से आपने सर पे अपने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। ठीक है, तो Cl+ हो गया, या नाइट्रोनियम आयन हो गया, ये भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, या कोई भी है ना कार्बोकेटायन जो है वो भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, एक्सेट्रा। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, ये सबसे तगड़े और खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल माने जाते हैं। ठीक है, केस सेकंड, ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो लेकिन न्यूट्रल हो, मतलब उनके पास एक ही ऐसी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की कि हाँ भाई इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट लेकिन न्यूट्रल है। यहां तो डबल टेंडेंसी है, एक तो आपका ऑक्टेट भी साहब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है और साथ में आप सर पे पॉजिटिव चार्ज लेके घूमे, तो सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल हो गए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, सेकंड केस क्या, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल has incomplete octet and is neutral in nature, तो ऐसे लोग भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होने के लिए आपको पॉजिटिवली चार्ज होना ही जरूरी नहीं है ना, आप न्यूट्रल होके भी है ना एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या एग्जांपल होगा, तो मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल जैसे B या AlCl3 एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। AlCl3 इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन है, और आप जानते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 3 क्लोरीन के हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में इस एल्यूमिनियम के सिर्फ और सिर्फ है ना 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अच्छा खासा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो AlCl3 हो गया या FeCl3 हो जाएगा,
FeCl3 हो जाएगा या ZnCl2 से। FeCl3 में भी ऐसा ही होगा, आयरन जो है ना 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल जो है इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही ZnCl2 भी हो जाएगा, या है ना आप BF3 ले सकते हैं। कई बार कार्बीन आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा ना, कार्बीन भी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और न्यूट्रल होता है, या डाइक्लोरोकार्बीन जो हो गया वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसको हम लोग कार्बीन कहते हैं। कार्बीन मैंने इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया, इसको हम डाइक्लोरोकार्बीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम लोग जो हैं वो सेकंड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएंगे, और ये थोड़े से कम घातक होते हैं किनसे, है ना, पहले वाले से। पहले वाले घातक इसलिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी उनके पर होता है। ठीक है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पा जाए ताकि इनका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब अगला केस क्या, केस थर्ड। कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनका ऑक्टेट हो सकता है पूरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक वेकेंट, उनके पास जगह है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन की प्यास बुझ चुकी है, लेकिन उनके पास खाली जगह है, और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कहेंगे ठीक है हमारे पास ऑक्टेट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम दे रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन तो लाओ दे दो, उस वेकेंट ऑर्बिटल में जाके जमा कर दो। ठीक है, तो तीसरा केस ये थोड़े कम घातक होंगे क्योंकि ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ साथ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इनका वेकेंट ऑर्बिटल D होता है, जहां ये मिल गया इलेक्ट्रॉन तो है ना उसको एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट केस क्या है, थर्ड। अच्छा मैं बता दूं, सबसे खतरनाक पहले वाले ही होंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, फिर सेकंड वाले ज्यादा खतरनाक होंगे थर्ड वाले से। ठीक है, थर्ड वाले क्या होता है, when octet is complete, when octet is complete and molecule is neutral but has vacant d orbital. So vacant d orbital can accommodate electrons. So they turn out to be electrophile. ठीक है, vacant d orbital होने से वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल जो है कई सारे एग्जांपल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल PCl5, PCl3, आप जानते हैं कि फास्फोरस का ही आप केस लीजिए, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, यानी ये जो s है और ये जो 3p है, ये जो 3p होंगे, ये 2s 3p, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, 2s 3p और पूरा d खाली है, इसका d इसका खाली होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये PCl5 बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो इसका 1s2, 3s2 और 3p3 होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहां चला जाता है और ये सारे लोग मिलकर sp3d हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके पास 4 वेकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके पास 4 वेकेंट d ऑर्बिटल यहां मौजूद हैं, और इस वेकेंट d ऑर्बिटल में ये है ना PCl5 हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर एकोमोडेट कर सकता है, तो PCl5 को दिक्कत नहीं है। PCl5 कभी भी है ना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे Cl- के पास है इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और PCl6- में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जैसे ये PCl5 है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये छठा इलेक्ट्रॉन कहां एकोमोडेट कर रहा है, d ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर रहा है। तो तीसरे तरह के इलेक्ट्रोफाइल वो हो जाएंगे जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है साहब, ठीक है, और वो न्यूट्रल भी है, कोई वजह नहीं दिखता कि इनको इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर भी ये इंटरेस्टेड कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना SF4 हो गया, ठीक है ना, SF4 हो गया, या फिर आपका SnCl2 हो जाएगा, SnCl2 हो जाएगा एटसेट्रा, SF4 छोड़ दीजिए, SnCl2 हो जाएगा एटसेट्रा।
ये सारे लोग जो है ना वो ऐसे लोग हैं जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चौथा केस क्या, चौथा केस है ऐसे लोगों का, केस फोर्थ ऐसे लोगों का जिनमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है, न्यूट्रल भी है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है वेकेंट, इसके बावजूद भी कुछ लोग इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही है ना, आप सोचोगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑक्टेट भी कंप्लीट है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है ना, और पी ऑर्बिटल भी पूरा कंप्लीट है, डी ऑर्बिटल भी पूरा कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, न्यूट्रल है, तब भी इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं कैसे होगा। तो आखिरी केस, लेकिन ये सबसे पूरेस्ट जो है इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे when octet is complete, when octet is complete, molecule contains no vacant d orbital, no vacant d orbital, comma, and molecule is neutral, molecule is neutral। तो मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है और उसका वेकेंट डी, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, है ना, कोई ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, वेकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल भी वेकेंट ना हो, ठीक है, और क्या, मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी हो, इसके बावजूद कुछ लोग काम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल कई सारे हो जाएंगे, जैसे CO2 हो गया, या SO2 हो गया, या SO3 हो गया, या CCl4 हो गया। ऐसे लोगों को पहचानने का तरीका क्या है कि इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस है ना, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, इसके ऊपर डेल्टा अक्सर पॉजिटिव पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग डेल्टा पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई ऐसा आदमी है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करेगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपना बॉन्ड तोड़ लेगा ऐसे इस तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये जो न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लेगा। तो और ऐसा करने में फायदा भी तो है इसका, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ के एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और इसके टूटने से ये O माइनस, तो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से लोग देखने में तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं लग रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो पाई बॉन्ड तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ड्राइविंग फोर्स इस तरह के लोगों में क्या होता है कि अक्सर इनमें पाई बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं लोग, लेकिन CCl4 में इसका एक्सेप्शन है, यहां सिग्मा बॉन्ड तोड़ के भी ये चीजों को जोड़ लेता है, क्योंकि इसमें भी काफी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे CCl4 है, तो अक्सर जो है की एटम पे अगर डेल्टा बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा पॉजिटिव दिखे, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा पॉजिटिव दिख जाए, ठीक है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ डेफिशिएंसी है, तो कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करे, खींच ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बताए, मैं एक बार हल्का सा फिर से बता दूं कि पहला केस क्या है। पहला केस ऐसे लोगों का होता है जो इनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेकंड केस है कि भैया ऑक्टेट इनकम्प्लीट है लेकिन न्यूट्रल है। ठीक है, तीसरा केस है भैया ऑक्टेट भी पूरा है, न्यूट्रल है, लेकिन ऑर्बिटल वेकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल है। और लास्ट में एक ऐसा विचित्र केस भी है जहां ऑक्टेट भी कंप्लीट है, कोई ऑर्बिटल वेकेंट भी नहीं है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है ना, जिसमें चीजों को एकोमोडेट किया जा सके, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है, इसके बावजूद वो अपना एक पाई बॉन्ड तोड़कर चीजों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। अब बात अपवाद की जाए, या बात नोटेबल एक बात और मेरे पास बच गई है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल खत्म हो जाएगा। पहली नोटेबल बात क्या है, नोट ध्यान रखिए, पहली नोटेबल बात यह है कि कभी भी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज यहां पे क्या बताई कि मेटल कैंट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते। इसकी कई वजह है मेरे पास। मेटल आप जानते हैं आमतौर पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए नहीं जाने जाते, तो मेटल कैन नॉट बी इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया। और दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है, या कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, दिस इज कोवलेंट इन नेचर।
ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बने तो उसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और मेटल ये काम कभी नहीं कर सकते। आप देखिए यहां पे इसने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। या इसने देखिए यहां पे PCl5 ने इस क्लोरीन को ऐड किया तो एक PP और क्लोरीन के बीच में एक क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। लेकिन कोई भी मेटल ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। मेटल डोंट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड मेटल डोंट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई मेटल्स कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, मेटल्स कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या, कई बार बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं, जैसे जैसे आप देखेंगे कि NH4+ देख के लगेगा जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ना यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज, खाली पॉजिटिव चार्ज से कुछ नहीं होता। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कंडीशन क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल या वेकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए, इसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल। ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हेंस अमोनियम आयन कैन never act as electrophile। तो याद रखिएगा हर everything that glitters is not gold। हर वो चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो मेटल के ऊपर हो, चाहे NH4+ के ऊपर है, जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो, है ना। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए आपको मैंने ढेर सारी कंडीशंस बताई, 4 कंडीशन बताई। कब आप देखेंगे कि यार ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हो सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल है, तब भी चलेगा। ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल है, लेकिन वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तब भी चलेगा। और कई बार ऐसे पाई बॉन्ड वाले कुछ केसेस भी हैं जहां पे है ना इलेक्ट्रॉन जो है एकोमोडेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ध्यान दीजिएगा कि बोलने के लिए, अब जैसे अगर ना सोडियम कार्बोक्सिलेट है तो अक्सर इसको काउंटर इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, पर ट्रू सेंस में वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। Here sodium can be termed as counter electrophile। Sodium is named as या is termed as, sodium is termed as counter electrophile, but it is not a electrophile in true sense। तो सही सेंस में ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं है, ठीक है। हाँ, बोल देते हैं, नाम बोल देते हैं कि इट इज अ काउंटर इलेक्ट्रोफाइल। काउंटर इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जो इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, भविष्य में बताऊंगा अभी आपको। अगला टॉपिक यही है कि न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल के बगल में अगर कोई रहता है तो चाहे वो मेटल हो, चाहे नॉन मेटल, चाहे कोई भी हो, उसको काउंटर इलेक्ट्रोफाइल जरूर कह देते हैं। वो उसके साथ चार्ज को काउंटर करता है, बस। बाकी काउंटर इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये नहीं कि सोडियम इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पे मैंने कहा ना, सोडियम मेटल, एनी मेटल कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो सोडियम मेटल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता। काउंटर इलेक्ट्रोफाइल नाम जरूर दे देते हैं, पर वो इलेक्ट्रोफाइल ट्रू सेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में है ना बता दिया, इतना काफी है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं, इतने तरह के होते हैं, और ये लोग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आइए अब न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स तो हम लोगों ने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है इसको समझा जाए। न्यूक्लियोफाइल वर्ड में जो न्यूक्लियो वर्ड मीन्स न्यूक्लियस। Nucleus means of course positive center, or files comes from the word philic, and philic means loving। So any species which is positive center loving या which attacks on a positive center is called ना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं क्या कि न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा। any chemical species which attacks on a positive center is called
न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। न्यूक्लियोफाइल की का सिर्फ डेफिनेशन जान लेने से कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल को फील करना हो आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी चीज आप देखते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा है ना क्लासमेट है। ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल केस में आप देखें तो यार ये न्यूक्लियोफाइल है ना, यू शुड नो कि ये चीज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पहचानने के लिए क्या कंडीशन होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या है, कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या कंडीशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि अक्सर होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है के पास अक्सर लोन पेयर होता है। नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और आप ऐसा समझ लीजिए कि इनके पास जो है एक ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उनके पास पॉजिटिव सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे। आपको मालूम है एक बॉन्ड बनने के लिए दो लोगों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ नहीं है, दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर मिलकर एक बॉन्ड बना देता है। तो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए प्राइम कंडीशन क्या है कि आपके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को दे दें। अभी आपने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन पढ़ा। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सके। ठीक है, जो उसको पचा सके, सब ले सके, किसी से एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, पर आपके पास होना चाहिए उसको देने के लिए। तो सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एनी स्पीशी विच वांट्स टू बी अ न्यूक्लियोफाइल शुड हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप यहां पे कि न्यूक्लियोफाइल्स शुड हैव a pair of electron। लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि कई ऐसे स्पीशी है। फॉर इंस्टेंस कार्बीन ले लीजिए। अब कार्बीन एक ऐसा स्पीशी है जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, यहां पे एक लोन पेयर है, इसके बावजूद ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप दान तभी दे सकते हैं जब आपके पास कोई चीज सरप्लस हो, है ना, आप संतुष्ट हो। आप असंतुष्ट हैं, अभी आपको खुद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या जरूरी है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि आप दान कर सके, और आपकी सारी इलेक्ट्रॉन्स की नीड कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। यानी जो स्पीशी है उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा होना चाहिए। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो आप न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते। तो न्यूक्लियोफाइल शुड हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and its octet should be complete। उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ना कार्बीन कहते हैं इसे, दिस इज कार्बीन, एंड यू नो कार्बीन can't act as न्यूक्लियोफाइल। क्यों नहीं काम कर सकता फाइल? बिकॉज in spite of having a pair of electron, it has incomplete octet। तो है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल होने के काबिल नहीं है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि आपके पास एक लोन पेयर होना चाहिए और साथ साथ आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अगर गलती से भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो न्यूक्लियोफाइल फिर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वही बात होगी ना, आपका ये सेंटर तो इसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। ठीक है, अट्रैक्शन है। ठीक है, देयर इज अट्रैक्शन हियर, देयर इज अट्रैक्शन। लेकिन दिक्कत यह है कि आप
बगल में एक ऐसा सेंटर भी रखे हुए हैं जो इसके साथ क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और इस वजह से ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के करीब नहीं आ पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो यह है कि आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और आपका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, nucleophile should not have a positive charge on it। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, इसका भी एक मैं एग्जांपल ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोक्साइड आयन देखिए, है ना, OH लोन पेयर और प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो है आप ध्यान दीजिएगा कि है ना, भले ही इसके पास लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, आप देखिए इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो आप क्या कह सकते हैं कि हैज लोन पेयर एंड ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका ऑक्टेट इज कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये पहले वाली कंडीशन पे को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इवन देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये उसी तरह है कि, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, आप जो है मुंह से तो आप जो है ना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड ये है कि आप जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बगल में आप मन में रिपल्शन भी रखते हैं, तो ऐसे दोनों भावों के साथ आप न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते। न्यूक्लियोफाइल की तरह है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही है क्या कि यू शुड हैव पॉजिटिव सेंटर लविंग कैरेक्टर। ठीक है, पॉजिटिव सेंटर लविंग कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव सेंटर लविंग तो है और साथ साथ पॉजिटिव सेंटर रिपल्शन भी करते हैं, है ना, आप हेट करते हैं पॉजिटिव सेंटर को, ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो दूसरी होगी कंडीशन। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये जाना जाए, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर देयर। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल्स को क्लासिफाई करने पे चला जाऊं, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल्स को अगर मैं क्लासिफाई करने पे चला जाऊं कि कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो मुझे लगता है मैं ब्रॉडली इनको, है ना, 3 कैटेगरी में बांट सकता हूं। ठीक है, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी वो होगी जो सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल कहे जाएंगे, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड प्लस दे हैव अ लोन पेयर। ठीक है ना, ये सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज होने पे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना आसान होगा। ठीक है, तो एनी स्पीशी विच इज पॉजिटिवली चार्ज हैज अ लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके कई एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे है ना R-, RO-, CN-, ठीक है, OH-, SH-, RCOO-, PHO फिनॉक्साइड आयन हो गया, है ना, NH2-, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होंगे, मना नहीं करता कि मैंने सारे यहां लिख दिए। ठीक है ना, इवन क्लोराइड हो गए, है ना, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। दूसरी स्पीशी क्या हो जाएगी, दूसरी चीज क्या, न्यूट्रल हो, दे आर न्यूट्रल प्लस लोन पेयर। ठीक है, न्यूट्रल प्लस लोन पेयर। अब न्यूट्रल जो है वो लोग भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, पर ऑफ कोर्स न्यूट्रल चीज का पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करना थोड़ा स्लो होगा और नेगेटिवली चार्ज चीजों का पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करना इजी होगा। तो यहां पे न्यूट्रल और लोन पेयर जो है, जो न्यूट्रल और साथ साथ लोन पेयर, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, वो भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप ले लीजिए वाटर इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बिल्कुल ये, है ना, अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अल्कोहल ले लीजिए,
ठीक है, अमोनिया ले लीजिए, ठीक है, 1 डिग्री अमीन हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, है ना। 2 डिग्री अमीन हो सकता है, यहाँ पे 2 डिग्री अमीन हो सकता है, और मेरे को लगता है कि 3 डिग्री अमीन एक्सेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे स्पीशी जिनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे और वो ठीक ठाक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल कहे जाएंगे। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल होंगे और उनके पास दे आर न्यूट्रल एंड हैव नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होता इनके पास, हैव नो लोन पेयर, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, तो वो भी लोग भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। देखिए, आप तब भी न्यूक्लियोफाइल कहे जाएंगे जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये एक न्यूक्लियोफाइल का एक और डेफिनेशन हो जाता है। अब फॉर इंस्टेंस आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग जो है या इथीन है या एल्कीन है, मान लीजिए एल्कीन है, तो एल्कीन पे के पास जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऐसे ये पाई बॉन्ड के बदले, बल्कि मैं इसको मिटा के ऐसे लिख सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रोफाइल हैज अ टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी, या फिर आप बेंजीन रिंग लीजिए, आप बेंजीन रिंग अगर आप लेते हैं और आप बेंजीन रिंग में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, से ऊपर इसको रॉबिन्सन सर्कल भी कहते हैं, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो अगर आप बेंजीन रिंग को भी कंसीडर करेंगे तो आप पाएंगे कि बेंजीन रिंग की तरफ एक इलेक्ट्रोफाइल भली भांति अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ, ठीक है। तो याद रखिए, कोई भी स्पीशी जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले न्यूक्लियोफाइल कम अच्छे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि लोन पेयर कहीं पे है तो वो कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पहुंच जाएगा और बॉन्डिंग कर लेगा। आपको याद होगा मैंने यहां पे बताया कि मेन मकसद क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास जाता है और उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना देता है, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल को, है ना, इलेक्ट्रोफाइल को यहां बॉन्ड बनाने में आसानी होगी, यहां बॉन्ड बनाने में आसानी होगी क्योंकि यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, आप जाएंगे वहां पे और बॉन्ड बना देंगे। पर यहां पे क्या है, वो इलेक्ट्रॉन स्मियर्ड है, फैले हुए हैं, तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है तो थोड़ा मुश्किल होगा इलेक्ट्रोफाइल को यहां बॉन्ड बनाने में। इसलिए अब चूंकि जितना इलेक्ट्रोफाइल को मुश्किल होगा उतना ही आप पुअर न्यूक्लियोफाइल होंगे, जितना इलेक्ट्रोफाइल को आपसे जोड़ने में आसानी होगी उतनी ही आप क्या होंगे, अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह के न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो मैं यहां पे एक नोटवर्दी बात लिखना चाहता हूं, क्या नोट क्या लिखना चाहता हूं कि क्या कि अगर आप कोई भी हैं, अगर आपकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है तब भी यू आर क्लासिफाइड टू बिकम अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां एक नया डेफिनेशन आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, ये तीसरा कंडीशन कह सकते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि पहला कंडीशन ये था कि आपके पास जो है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन था कि आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये है क्या कि if electrophile gets attracted towards a species and reacts with it then that species is also considered as nucleophile। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या ना, जो इस टॉपिक का 3 एजेंडा था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल। आइए अब एम्बीफाइल देखते हैं। एम्बीफाइल्स किसे कहते हैं? तो एम्बीफाइल्स ऐसे नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है ना, जैसे नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। तो एम्बीफाइल्स एक ऐसी स्पीशी होती है विच कैन एक्ट बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसका एग्जांपल दूंगा मैं। तो एम्बीफाइल किसे कहते हैं? एम्बीफाइल इज अ स्पीशी which can act both
both as electrophile as well as nucleophile. ठीक है, दोनों की तरह काम कर रहा है। ऐसा कौन सा स्पीशी होगा? तो मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप है ना एल्डिहाइड ही लीजिए। तो एल्डिहाइड जो होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि यहां पे इनके डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो होता क्या है कि अगर आप यहां पर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशी या लोन पेयर जो है यहां अटैक करने की कोशिश करें। और अगर किसी स्पीशी को न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो आप उस स्पीशी को किसी तरह एक्ट करता हुआ कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर here it is acting as electrophile. Here this aldehyde is acting as nucleophile की तरह एक्ट कर रहा है, सॉरी एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आप देखते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ऐसे है ना, जिसकी तरफ जो है लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी किसी चीज की तरफ न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, और बिल्कुल ये ऐड भी हो जाता है। मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे ही लिखूं नॉर्मली, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये चीज ऐसे आ जाएगी RCO माइनस, है ना, H न्यूक्लियोफाइल, ऐसे। यहां इसने इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट किया। ऐसा ही होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं यहां पे ले लूं RCHO और यहां पे क्या करूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल ले लूं, इस बार इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता है अगेन यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है, ये यहां अटैक कर सकता है। अटैक करेगा तो ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, RCOEH प्लस, यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस स्पीशी पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है। ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मैं कह सकता हूं कि हियर इट इज एक्टिंग एज, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं कि यहां पे ये कैसे एक्ट कर रहा है। तो हियर दिस एल्डिहाइड is acting as nucleophile, क्योंकि आपकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो आप न्यूक्लियोफाइल हो गए, एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो कोई भी स्पीशी जो दोनों की तरह एक्ट कर दे, देखिए यही एल्डिहाइड ने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट किया था, और यही एल्डिहाइड आज के डेट में यहां पर इस एग्जांपल में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऐसे स्पीशी, वही सेम स्पीशी जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह अलग अलग सिचुएशन में एक्ट करने की टेंडेंसी रखती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एमबी फाइल्स कहते हैं। वी कॉल देम एज एमबी फाइल्स। इसके और भी कई एग्जांपल हो जाते हैं, तो मैं इसका एग्जांपल लिख दूं, एग्जांपल्स ऑफ एमबी फाइल्स। एग्जांपल्स ऑफ एमबी फाइल्स। ठीक है, क्या एमबी फाइल्स के एग्जांपल्स होंगे ना? फॉर इंस्टेंस एमबी फाइल्स के क्या एग्जांपल है? जैसे अभी आपने देखा एल्डिहाइड एक अच्छा एग्जांपल। तो कोई भी स्पीशी जिसमें, है ना, एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, एक एटम दूसरे एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, वो सारे स्पीशी जो है इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड है, यहाँ कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहा हूं? क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर एक ही स्पीशी में दोनों सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, डेल्टा नेगेटिव सेंटर और डेल्टा पॉजिटिव सेंटर, जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव पे अटैक करेगा तो फिर नहीं, पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब आप इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब आप जो है न्यूक्लियोफाइल जाते। तो ये कंडीशन होना जरूरी है कि एक के ऊपर डेल्टा नेगेटिव हो, एक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो एमबी फाइल्स भी पहचानिए। इसीलिए एल्डिहाइड जो है इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मेनली रिएक्शन देते हैं, पर कभी कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस भी देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया ये, फिर कीटोन हो गया COOR, अगेन इन कीटोन्स आल्सो यू फाइंड द सेम थिंग। ठीक है, फिर क्या साइनाइड हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या है देखिए, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, साइनाइड हो गया। या फिर आइसोसाइनाइड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है,
माइनस है, तो आइसोसाइनाइड भी इसी तरह के एम्बीफाइल्स की तरह एक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों को ऐड करने की टेंडेंसी होना चाहिए, रखता है। तो एम्बीफाइल होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। एक एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज और भी हो सकता है। इमीन हो सकता है, NH है ना, सॉरी CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो यहाँ पे भी जस्ट साइनाइड में ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपका एम्बीफाइल्स भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एम्बीफाइल किसे कहते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो बच जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या फर्क है। क्योंकि अभी कुछ लेक्चर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ना वही OH माइनस एक बेस है, और अभी पढ़ रहे हैं कि वही OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, इसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं यहां पे लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसा ये बात इसीलिए मैं डील कर रहा हूं क्योंकि सेम स्पीशी न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। ठीक है, वही स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, वही स्पीशी बेस की तरह एक्ट कर सकता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, और यहां बताऊंगा मैं आपको व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। बेसिक स्ट्रेंथ, क्या डिफरेंस है दोनों में। पहली बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है टेंडेंसी टू अटैक ऑन अ पॉजिटिव सेंटर, जबकि बेसिक जो नेचर होता है वो होता है H+ आयन को एक्सट्रैक्ट करने की, है ना, टेंडेंसी रखना। ठीक है, तो अगर मैं कहूं, अगर ऐसा है जैसे CH ऐसा है। ठीक है, एक स्पीशी है, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इसके डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है कि जहां कहीं भी पॉजिटिव सेंटर है वहां पे अटैक करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है ना, अटैक करने की टेंडेंसी होगी। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी स्पीशी से H+ आप कितनी आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, अगर ये बेस है, इफ दिस इज अ बेस, तो ये जो है कैसे निकाल पाते हैं आप। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ टेंडेंसी। ध्यान रखिएगा, एक टेंडेंसी है जिसमें आप पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करते हैं। इज अ टेंडेंसी टू अटैक ऑन अ पॉजिटिव सेंटर, टेंडेंसी टू अटैक ऑन अ पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ होता है इट इज अ टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट H+ आयन, ना, इज अ टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन H+ आयन। ठीक है, H+ आयन को एक्सट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ नापने के लिए हम इक्विलिब्रियम आने का इंतजार करते हैं। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए हम इक्विलिब्रियम का इंतजार नहीं करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ नापते हैं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद कितना ज्यादा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस एसिड बेस रिएक्शन का। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम से नापा जाता है। जबकि यहां देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल कितनी तेजी से इसके ऊपर अटैक करता है, उतना तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर समझाता हूं आप न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, याद रखिए, सेम स्पीशी, अगर मैं OH की बात कर रहा हूं यहां, चलिए OH, तो OH, whenever this OH extracts H+ ion, it acts as base, whereas same OH when attacks on a positive center, it acts as nucleophile. ठीक है, तो मैं बात, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये कहना चाहता हूं कि
आपको ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या फर्क है, क्योंकि एक ही आदमी कोई भी दोनों में से कोई एक रोल प्ले कर सकता है किसी रिएक्शन में। हो सकता है कि वही आदमी अगर पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और वही आदमी अगर H+ आयन को खींचना चाहता है तो उसे हम है ना बेस कहना शुरू करेंगे। नापते कैसे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, कि OH तगड़ा बेस है कि RO- तगड़ा बेस है, ये तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं बेसिक स्ट्रेंथ कैसे नापी जाती है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे नापी जाती है वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी तब उसकी ज्यादा होगी जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी नापने का क्या तरीका है कि हम रेट नापते हैं कि जिस न्यूक्लियोफाइल के वजह से, इसको सबस्ट्रेट को सेम रखिए, इस सबस्ट्रेट को सेम रखिए, जिस न्यूक्लियोफाइल की वजह से रेट ज्यादा निकल के आए, ठीक है, वो आपका तगड़ा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए काइनेटिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिक प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज मेजर्ड, द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज मेजर्ड बाय the rate of reaction of that nucleophile, the rate of change of reaction, कितनी तेजी से वो रिएक्ट करता है उससे नापा जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिंस इसको रेट से नापा जाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी is a kinetic property, is a kinetic property, is a kinetic property। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं, इसका के, इस एसिड बेस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम निकालते हैं, जिसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा होता है यानी वो इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, यानी वो बेस उतना ही तगड़ा है, उतना ज्यादा अच्छा एसिड बेस रिएक्शन दे रहा है। तो के इक्विलिब्रियम से डेल्टा जी निकलता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा जब के इक्विलिब्रियम ज्यादा, और के इक्विलिब्रियम का रिलेशन इस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर गिव्स फ्री एनर्जी से है, इसलिए बातों बातों में किताबों में लिखा रहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस में ऑप्शन हो सकते हैं क्या, कि बेसिक स्ट्रेंथ इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रेंथ is a thermodynamic property। तो फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया दो बातें। पहली बात बताई कि न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। द टेंडेंसी टू अटैक ऑन अ पॉजिटिव सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अ टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट H+ आयन एक्सट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, उसको हम बेसिक स्ट्रेंथ कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट ऑफ रिएक्शन नापी जाती है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी इज कंसीडर्ड टू बी अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, वेयरएज बेसिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ के इक्विलिब्रियम ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस। तो इसलिए एसिड बेस के इक्विलिब्रियम से नापते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, और सिंस के इक्विलिब्रियम से डेल्टा जी निकलता है, तो डेल्टा जी एक तरह का बेसिक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंस क्या हो जाएगा इनके बीच में, है ना। तो मैं यहां पे फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में लास्ट डिफरेंस लिख रहा हूं यहां पे, एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एंड बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या हो जाएगा, तीसरी बात, तो याद रखिए CH और यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अगर एक ऐसी जगह पे अटैक, मान लीजिए यहां पे CH3 हो जाता है, यहां पे भी CH3 हो जाता है, और यहां पे भी CH3 हो जाता है, तो क्या होता है कि, बल्कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूं, इस H को भी ऐसे बनाइए टेट्राहेड्रल की तरह, इस H को भी टेट्राहेड्रल की तरह बना लीजिए, और इस H को भी टेट्राहेड्रल की तरह बना लीजिए। अब आप पाएंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव सेंटर तक अगर पहुंचना चाहता है, अगर आगे से ना अटैक करके पीछे से करता है, तो उसको बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस होगा, अंत में वो यहां नहीं पहुंच पाएगा।
ठीक है। फ्रंटल अटैक इसलिए नहीं होता, मैं आगे SN1 SN2 पढ़ाऊंगा, क्योंकि अक्सर यहाँ जो स्पीशीज के बाद लोन पेयर होता है तो आगे की तरफ से अटैक करने पे ना इस लोन पेयर से आपको न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन महसूस होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अक्सर जो है वो बैक अटैक करते हैं। ठीक है, वो बैक अटैक करते हैं और ऐसे अल्काइल हैलाइड पे। अब क्या यहाँ CST सब निकला हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल को इस पॉजिटिव सेंटर तक पहुंचने में इस ऐसा लगता है जैसे झाड़ झंखाड़ उगा हुआ है, उसमें से जाकर आपको पॉजिटिव सेंटर तक पहुंचना है, मुश्किल काम है। ठीक है, तो यहां पे क्या सीखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्ट होता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हो सकता है कि कोई पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाए, क्योंकि वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहा, या खुद न्यूक्लियोफाइल में भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल में भी हो सकता है कि आसपास बहुत बड़ी बड़ी ग्रुप्स जुड़े हों, जिसकी वजह से वो कहीं जाए तो दोनों लोगों में स्टेरिक रिपल्शन होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की एक बात क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, अच्छा चलिए पहले कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ये तो समझ गए। बेसिक स्ट्रेंथ में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ निकालते समय ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ निकालते समय आप हाइड्रोजन निकालते हैं, और हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीशी है जो किसी भी मॉलिक्यूल के पेरिफेरी पे होता है, लास्ट में होता है। जैसे क्या है यहाँ पे CH3 है, मान लीजिए CH3 है, सेम स्पीशी लिया मैंने, यहाँ पे लिया CH3 लिया मैंने, और X, और यहाँ पे जो है ये बेस है मान लीजिए। अब बेस के साथ क्या है, बेस को पॉजिटिव सेंटर पे थोड़ी ना अटैक करना है कि आपको जाने में दिक्कत हो, इसको तो पेरिफेरी से हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, पेरिफेरी से हाइड्रोजन निकालना है, और हाइड्रोजन हमेशा पेरिफेरी पे होते हैं, क्योंकि वैलेंसी 1 होती है, एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। 2 बनाते तो आप मॉलिक्यूल के हो सकता है अंदर होते हो, लेकिन आप एक ही बनाते तो एक बना के हमेशा आपके बाद फिर कोई नहीं जुड़ता आपसे, क्योंकि आप एक ही बॉन्ड बनाते हैं, एक बना चुके हैं, दूसरा आप बनाएंगे नहीं, तो आप बीच में नहीं, हमेशा सरफेस पे रहेंगे, और सरफेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं, इसलिए बेस के ऊपर, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी can be affected by steric hindrance, जबकि यहां क्या लिख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ इज अनअफेक्टेड बाय, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। बेसिक स्ट्रेंथ इज unaffected by steric hindrance. Is unaffected by steric hindrance. ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा था, इसमें मेरा मेन एजेंडा था कि मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, वो मैंने बताया आपको, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं बताया, एम्बी फाइल किसे कहते हैं ये भी बताया। ठीक है, और ये भी बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है। तो आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में, और है ना, अलग सॉल्वेंट कई तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, तो सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सॉल्वेंट्स में कैसे डिसाइड होती है, और एसिड बेस रिएक्शंस को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, इन 3 टॉपिक्स पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।